जय हिंद दोस्तों। जीवन ब्लॉग स्वागत करता है आपका आज के एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लैंड 50 साल की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी की, जिसमें हम जानेंगे कि क्या आने वाला वक्त में डॉलर की रेट किस प्रकार दुनिया पे असर डालेगी। क्या गोल्ड, जिसकी कीमत आज तूफान की रफ्तार से बढ़ रही है, वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी? क्या सिल्वर, जिसको गरीब का सोना कहा जाता है, वो भी गोल्ड की तरफ भागेगा या थोड़े दिन बाद सांस लेगा? क्या होगा कॉपर का? और लास्ट एंड फाइनल जमीन, जिसकी कीमत हर दिन बढ़ती ही जा रही है, इन सब का फ्यूचर क्या रहने वाला है और एक आदमी पे इन सब का असर किस प्रकार पड़ेगा? चलो तो शुरू करते हैं आज की चर्चा शुरू करने से पहले जो आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को तुरंत ऑन कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें अपनी शुभकामनाएं देना ना भूलें। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई इस तरह का कोर्स किया है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस को यूज करके आपको ये बातें समझा रहा हूँ। आप फुली फ्री हैं इन बातों को इग्नोर और नेग्लेक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब डॉलर हिलता है तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जमीन सब क्यों हिलने लगते हैं? आज हम 50 साल की वो सच्चाई बताएंगे जो स्कूल, कॉलेज या न्यूज़ चैनल कभी साफ नहीं बताते। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में बार्टरिंग सिस्टम चलता था, जिसमें चीज के बदले चीज दी जाती थी। और उसके बाद आया करेंसी सिस्टम, जिसमें आपकी करेंसी आपके गोल्ड स्टोरेज की वैल्यू के रूप में मानी जाती थी। परंतु ब्रिटिश कॉलोनीज में मैक्सिमम कंट्रीज के आने के बाद मैक्सिमम देशों में ब्रिटिश करेंसी ऑन्स को स्वीकार कर लिया गया। परंतु वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका द्वारा सभी देशों से पेमेंट गोल्ड में लिया गया, जिससे अमेरिका का गोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा हो गया। और जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, अमेरिका, जो कि निर्विरोध रूप से दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था, उसने वर्ल्ड को फोर्स किया कि वो ऑन्स की जगह अब डॉलर में वर्ल्ड ट्रेड करें, जो 1971 तक सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया गया। परंतु 15 अगस्त 1971 को इस कहानी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ शुरू हुआ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने एक घोषणा की, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में निक्सन शॉक के रूप में जाना जाता है, जिसके अनुसार अब डॉलर को गोल्ड में बदला नहीं जाएगा, यानी कि डॉलर गोल्ड से डीकपल हो जाएगा और गोल्ड, जो कि अब तक दुनिया में रिजर्व करेंसी था, वो अब सिर्फ और सिर्फ डॉलर हो जाएगा। और गोल्ड का भाव अब करेंसी की बजाय मार्केट तय करेगा। और यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा डॉलर की अनलिमिटेड छपाई। वक्त बीता और समय बदला। वक्त के साथ शुरू हुआ अमेरिका का एक ऐसा खेल, जिसके द्वारा अनलिमिटेड डॉलर प्रिंटिंग की वजह से अमेरिका अपने मार्केट को सस्ता और अच्छा रखकर बाकी दुनिया के देश पर अपनी महंगाई को देने लगा, जिससे धीरे धीरे फाइनेंशियल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया, जिसका असर अब बाकी देशों को भी समझ में आना लगा। और वक्त के साथ शुरू हुआ एक और नया खेल, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल देशों ने ट्रेड डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में शुरू किया गया। इसका असर 2014 के बाद मार्केट में धीरे धीरे पड़ने लगा और 2025 आते आते डॉलर की रिक्वायरमेंट अब अदर कंट्रीज के द्वारा जो डिपेंडेंसी पहले थी, वो अब कम होना शुरू हो गया। क्योंकि पहले जो स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका ने बनाया था दो देशों के बीच में ट्रेड करने के लिए, उसमें एक देश को दूसरे देश के साथ सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करता था। उससे जो डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती थी, वो उस फॉर्मूले से निकलकर अब जब अपने अपने देश की करेंसी में ट्रेड करने लगे, तो डॉलर की जरूरत धीरे धीरे कम हो गई। परंतु क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी अनलिमिटेड छपाई को यहाँ पे रोक पाए? नहीं, वो वही करते रहे जो वो अब तक करते आए थे। और इसका असर ये देखा गया कि जब डॉलर की डिपेंडेंसी बाकी देशों की करेंसी के द्वारा खत्म होनी शुरू हो गई, बाकी देश स्विफ्ट सिस्टम से निकल के अपने ही सिस्टम पे ट्रेड करने लग गए, तो डॉलर की वैल्यू अचानक से हिलने लग गई। डॉलर की डिपेंडेंसी अपने आप धीरे धीरे दूसरे देशों के द्वारा कम हो गई और उसका असर आज आप
डॉलर की वैल्यू जो लगातार बढ़ती जा रही है उसके रूप में देख रहे हैं। पर ज़्यादातर मार्केट के एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ही जल्दी डॉलर क्रैश होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब डॉलर की रिक्वायरमेंट दुनिया में उस तरह से नहीं रही है जैसी 1971 के बाद हो गई थी। जो कंपल्सन अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम और के द्वारा गोल्ड को रिजर्व करेंसी बना के दुनिया पे थोप दिया गया था, वो रिजर्व सिस्टम अब धीरे धीरे कम हो रहा है और डॉलर को एक दिन अब की वर्तमान वैल्यू से गिनना तय है। तो मेरे दोस्तों, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है और आगे इसका क्या होने वाला है। तो डॉलर की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी, पर गोल्ड का क्या? गोल्ड क्यों बढ़ रहा है भाई? डॉलर बढ़े तो बढ़े, गोल्ड क्यों बढ़े? तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे ही ब्रिक्स और अदर कंट्रीज ने अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, वैसे ही गोल्ड फिर से रिजर्व करेंसी के रूप में स्टैब्लिश होना शुरू हो गया और उसकी कीमत में आई ये तेजी का मुख्य कारण है, यदि सभी देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक कॉमन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपनी करेंसी के एवज में कुछ ना कुछ मूल्य की उस करेंसी को वो एक दूसरे के सामने रखें। और उसके लिए जैसे पहले डॉलर था, अब सभी देश गोल्ड को लाइक कर रहे हैं और यही रीजन है जब सभी कंट्रीज गोल्ड को स्टोरेज करना शुरू कर देंगी और ऑलरेडी जिन्होंने कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि मार्केट कहता है जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। यदि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि आप सबको पता है गोल्ड एक दिन में नहीं निकलता है, गोल्ड को निकलने में टाइम लगता है और यदि आपने उसका स्टोरेज करना शुरू कर दिया है तो नए गोल्ड को आने में टाइम लगेगा और जैसे जैसे टाइम लगेगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी गोल्ड की कीमत भी बढ़ती जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल है कि यदि सभी देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना इसी तरह से जारी रखते हैं और उसकी एवज में वो गोल्ड को स्टोरेज करते हैं तो क्या गोल्ड की कीमत कम होगी? तो अब बात करते हैं गरीब के सोने की। गरीब का सोना यानी कि चांदी। तो अब तक की चर्चा में आप ये समझ गए होंगे कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है और वो आगे जाके उसके साथ क्या हो सकता है। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि गोल्ड की कीमत क्यों लगातार बढ़ रही है और आगे आने वाले वक्त के साथ में उसके साथ क्या होने वाला है। पर हम ये भी देख रहे हैं मार्केट ट्रेंड में कि अब सिल्वर की कीमत भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कारण अब तक इसमें कोई इस तरह की तेजी ऑब्जर्व नहीं की गई थी, पर अब की जा रही है। कारण क्यों? क्योंकि वक्त के साथ में हो क्या रहा है कि जहां पे पहले हम पेट्रोलियम पदार्थों पे पूरी तरह से डिपेंड थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑयल के ऊपर जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी थी एनर्जी के लिए, ऑब्वियसली बात है किसी देश को तरक्की करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, चाहे वो उसके यातायात के साधन हो, चाहे वो उसके ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो, चाहे वो युद्ध के कौशल्स हो, चाहे अपनी टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, हर उस चीज के लिए उसको चाहिए पेट्रोलियम पदार्थ पे जो उसकी डिपेंडेंसी थी वो। पर नई रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे अब हम सोलर एनर्जी को, वाटर एनर्जी को और अलग अलग तरह की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब हम देख रहे हैं नए नए तरह के हाइड्रोजन एनर्जी या फिर ईवी बेस्ड टेक्नोलॉजी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ पे पहले हम किसी और तरीके से एनर्जी को यूज कर रहे थे, अब वहीं पे हम बैटरी के तहत इन चीजों को यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज समझना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को, यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एज ए रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर चांदी का उपयोग होना तय है। कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर या कोई भी ऐसी बैटरी जो बहुत ही हाईली एफिशिएंट हो, उसमें चांदी होना तय है। और यही रीजन है कि जैसे जैसे वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है उसको चांदी की और ज्यादा डिमांड चाहिए होगी। और जब यदि उसको चांदी की डिमांड और ज्यादा चाहिए होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर से डिमांड और सप्लाई का ये रूल लागू हो जाएगा। और जैसे ही लागू होगा तो आप समझ सकते हैं कि चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आगे क्यों बढ़ती चली जाएंगी। मेरे हिसाब से आप ये चीज समझ गए हैं कि क्यों चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या गोल्ड और सिल्वर जिनकी कीमतें इस तरह से यदि बढ़ती रहीं तो क्या आम आदमी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट को और
स्ट्रॉन्ग तरीके से रखने का। तो कहीं ना कहीं अब इसमें एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, यदि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बढ़ते चले गए तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट पॉइंट से यूजर पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? माना कि कोई जगह है, माना कि सोलर पैनल ही है, सोलर पैनल एनर्जी जनरेट कर रहा है किसी ए पॉइंट पे और उसका यूजर बैठा है बी पॉइंट पे, तो क्या ए पॉइंट पे जनरेट की गई सोलर एनर्जी बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी? शायद नहीं। और यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए होगा, और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है कॉपर। कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो कॉपर के वायर के थ्रू जाना उसको ज़्यादा इफिशिएंटली, ज़्यादा इकोनॉमिकली बेहतर समझा जाता है। तो यदि सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं तो साथ में एक और चीज जो धीरे 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 वक्त के साथ बढ़ेगी और वो होगा कॉपर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो भी मेरे पास नॉलेज है और जो भी मेरा कॉमन सेंस बोलता है उसके हिसाब से मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं भविष्य में को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तो आप कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपर में आपने इन्वेस्ट करने की सोची है तो साथ में मैं आपको लगे हाथ एक और टिप्स देना चाहूँगा, वो है कॉपर के साथ एक और चीज जो कि लिमिटेड है, बट यदि कोई भी देश आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात ये तय है कि उसकी कीमत में भी उछाल आना तय है, और वो है उस देश की जमीन। यदि आज भारत 2025 में अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग बना पा रहा है और 2047 के विजन पे काम करते हुए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उसे तरक्की के पथ पे चलते हुए नई नई परियोजनाओं, नई नई योजनाओं को, नए नए निर्माण को, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही पड़ेगा, और उसके लिए उसको चाहिए होगा अपनी जमीन और जमीन का बेहतर इस्तेमाल। और यदि कोई देश इस बारे में सोच रहा है और भारत भी यदि इस तरह से सोचता है तो ऑब्वियसली बात है आने वाले समय में जमीन की कीमतों में भी आपको बहुत जोर से उछाल आता हुआ नजर आएगा। तो समय रहते हुए आपका फैसला है कि आप जो भी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको आप किस तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका कॉमन सेंस है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन चीजों के बारे में ध्यान रखते हुए अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए क्या क्या होने वाला है डॉलर की कीमतों में, सोने की कीमत में, सिल्वर की कीमत में, कॉपर की कीमत में और जमीन की कीमत में। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अब इन पांचों चीजों के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे कि क्या है, क्या नहीं है और क्या होगा। और फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूं कि ये सही है या गलत है। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी बातों को इस तरह से सुना, समझा और हमें ये टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।